कौन बड़ा राष्ट्रवादी है, गोडसे या गांधी? मैं कहूँगा गांधी सबसे बड़े राष्ट्रवादी। क्या हम इसको हिंदुओं की रिकन्वर्शन करने वाले स्वामी जी की हत्या हो जाती है, क्या उसमें गांधी जी का चुप रहना ये सत्य है? और अगर सत्य है तो इसके क्या कारण रहे होंगे? गांधी जी पर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। आज जय श्री राम का नारा बहुत पॉपुलर है। गांधी जी ने अंतिम शब्द उनके हेरा में थे। बार बात आती है गोडसे वाले टेररिस्ट, जिसने गांधी जी को की हत्या किया है। स्वागत है आपका टेलीवॉच पर। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 30 जनवरी, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई। और आज की डिस्कशन का विषय भी यही है, गांधी जी की हत्या और उसके कारण। हमारे साथ हैं इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए आदरणीय संजय कुमार झा जी, वरिष्ठ आईपीएस रिटायर्ड रहे हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय सुदर्शन जी। दोनों का आज हमें सानिध्य मिलेगा इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि गांधी जी की हत्या और उसके कारणों पर केंद्रित रहेगा। मेरा पहला प्रश्न है झा सर से। सर, गांधी जी आज के दिन में कितने रेलेवेंट हैं? इस विषय पे आपके विचार हम जानना चाहेंगे। क्या गांधी जी आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने आजादी से पहले थे या नहीं? मेरा तो ये मानना है कि गांधी जी आज सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। गांधी का रिलेवेंस आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में 2026 में, जब पूरा विश्व कहीं न कहीं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो नीतियां हैं, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा हो गया है। चारों तरफ अहिंसा की बातें हो रही हों, मन मुटाव की बातें हो रही हों, एक राष्ट्रीयता को हमने एक कटघरे में बांध दिया और अमेरिका फर्स्ट की बातें हो रही हों, किसी राष्ट्र का जो प्रमुख है उसको उठा के ले जाया जाता रहा हो, जो एक स्वतंत्र हिस्सा है देश का, किसी भी कंट्री का भूभाग है, उस पे कब्जे की बात हो रही हो, ट्रेड की बात हो रही हो, जो सब चारों तरफ बैरियर्स खड़े हो रहे हो, तो चाहे वो गांधी की राजनीतिक विचारधाराएं हो, गांधी की आर्थिक विचारधाराएं हो, उनका ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट हो, उनके इकोनॉमी हो, सेल्फ रिलायंस का हो, स्वदेशी हो, नॉन वायलेंस हो, सत्याग्रह हो, ट्रुथ हो, जब चारों तरफ असत्य और झूठ का माहौल बनाया जा रहा हो, तो तब गांधी जी शायद इससे ज्यादा रिलेवेंट कभी नहीं रहे। सुदर्शन जी, गांधी जी का विचार आज रेलेवेंट है, ऐसा झा सर का मानना है। मुझे आपसे ये जानना है कि उनका विचार एक तरफ और उनका व्यक्तित्व एक तरफ, तो दोनों में क्या आज भी रेलेवेंस है या नहीं है? गांधी जी के विचार जो थे, उनके एक्शन कह सकते हैं उससे बहुत अलग थे। किस तरह से? एक तरफ वो प्रोपोगेट करते थे नॉन वायलेंस जी। दूसरी तरफ अगर मैं बड़ा इंसिडेंस देखूं तो इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए आगे भेजा था, जी, रिक्वेस्ट किया था। तो ये मानना है कि ही इज अ नॉन वायलेंट पर्सन, आई डोंट थिंक he was the person to support the murder of Swami Shraddhanand Saraswati, who was a peaceful saint converted Muslims back to Hindu। और जिस पर गांधी जी का ये था कि जो राशिद करके जो उसका मर्डर था, कि जो तो ठीक किया उसने तो अपना धर्म बचाया। तो आप सेलेक्टिव नॉन वायलेंट नहीं हो सकते। आप या तो नॉन वायलेंट है तो हर स्थिति में आप अपने उस विचार को फॉलो कीजिए, या फिर आप उस चीज को प्रोपोगेट ना करें कि मेरी विचारधारा नॉन वायलेंस हो सकती। तो इसीलिए उनके विचारधारा और उनके एक्शन में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन। आपका जो कहना है, मुझे झा सर से ही अगले प्रश्न के लिए जाना है कि क्या हम इसको मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक हिंदुओं की रिकन्वर्शन करने वाले स्वामी जी की हत्या हो जाती है, क्या उसमें गांधी जी का चुप रहना या गांधी जी का उसमें कोई
सपोर्ट करना एक तरह से, क्या ये सत्य है? और अगर सत्य है तो इसके क्या कारण रहे होंगे उस टाइम? गांधी जी पर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। खास करके जब पहली बार जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसी समय आरोप लगे थे। जब टर्की में खलीफा जो है उसके विरुद्ध ब्रिटिश एम्पायर ने कार्रवाई करी थी तो उस समय से लगे थे। लेकिन अगर आप पूरे गांधी की विचारधारा को देखें, गांधी जी वस्तुतः जो फंडामेंटली वायलेंस के सख्त खिलाफ थे और वो उस स्तर तक खिलाफ थे जहां पे वो वायलेंस चाहे वो किसी भी कारण से किया जाए उसको स्वीकारने को तैयार नहीं थे। वो आप ये कह सकते हैं कि वो एक आइडियलिज्म था, ये आप कह सकते हैं कि ऐसी परिकल्पना थी जो शायद वास्तविकता से अलग था, वो आप कह सकते हैं। लेकिन गांधी जी के ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता कि कहीं से भी उन्होंने हिंसा को सपोर्ट किया। मुस्लिम तुष्टीकरण की जहां तक बात है, चूंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज था और अगर हम किसी भी विषय को और गांधी को देखने का हमारा नजरिया उस दृष्टिकोण से होना चाहिए, उस परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए जब गांधी जी यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वहां पे अंग्रेजों को बाहर करना देश की पहली प्रायोरिटी और शायद अंतिम प्रायोरिटी थी, पहली प्राथमिकता थी। और वो तभी संभव था जब हिंदू मुस्लिम एक होकर के उसके खिलाफ लड़े। गांधी जी को हमेशा ये डर था, जो आप कह रहे हैं, गांधी जी को हमेशा डर था कि जो बाहरी ताकतें हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, वो एक सांप्रदायिक इशू के ऊपर ये करवाएगी और दोनों हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करा करके उसको टालने का प्रयास करेगी। तो हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए हमेशा उन्होंने मुस्लिमों को भी साथ लेने की बात कही। आपका मुझे लगता है सुदर्शन जी, मुस्लिम तुष्टीकरण या एक और हमारे पास एग्जांपल आता है भगत सिंह जी की फांसी, उसमें गांधी जी का एक मूक दर्शक बने रहना, इसके क्या कारण रहे होंगे? क्या ये आपको सही लगता है? और अगर सही या गलत, उसके लिए आपका क्या किस दृष्टिकोण से आप इसको देखते हैं? देखिए, इस बात पर प्रकाश डालने से पहले मैं सर के बात को थोड़ा और पीछे से ले कि गांधी जी का मुख्य कारण किसी की भी तुष्टीकरण का था देश की आजादी। तो सबसे पहला गलत जो हमें बताया गया कि गांधी जी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी का डिमांड कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं था। जो लास्ट डिमांड, सेकेंड लास्ट डिमांड आप कह सकते हैं, वो आखिर डोमिनियन स्टेट तक रुका था। अब भगत सिंह के इन्फ्लुएंस में आके फिर उन्होंने संपूर्ण स्वराज का ये भी। दूसरा, लोग ये बोलते हैं कि गांधी जी ने देश को आजाद कराया। गांधी जी ने 5 से 6 आंदोलन शुरू किया और आखिरी था उनका 1942 का, वो भी आंदोलन उनका सक्सेसफुल नहीं रहा। वो जो पहला बात जो भारत छोड़ो की बात, भारत छोड़ो, तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी ने आजादी दिलाई, ये स्टेटमेंट अपने में बहुत बड़ा है। इस विषय पे झा साहब का हम मैं इसमें एक चीज और मुझे हंसी आ रही है क्योंकि आप ही ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अगर ये नारा दिया तो भारत छोड़ने के लिए दिया। ये नारा उनका आखिरी नारा था, उसके पहले कभी वो आजादी के लिए बोले ही नहीं। डोमिनियन स्टेट, इरविन पैक्ट, यहीं पर आके वो ये अंग्रेजों की अलग अलग समय में उनके अलग अलग पैक्ट या अलग अलग जो उनके प्रस्ताव थे वो सब थे। लेकिन जब से गांधी जी ने जब शुरुआत ही करी थी, उसके बाद से उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा देश की स्वतंत्रता रही। उन्होंने हमेशा अंग्रेजोों को कहा, कई बार अंग्रेजों ने कहा कि आप शायद देश अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं है, तो गांधी जी ने कहा कि जैसे भी होगा आप हमें छोड़ के चले जाए, हम लोग मैनेज करेंगे। इसमें जो प्रश्न, जो बेसिक प्रश्न ये है कि क्या गांधी जी की सच में ही एक विषय आता है कि गांधी जी की ही भूमिका थी स्वतंत्रता आंदोलन में या और लोगों की? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि केवल गांधी जी ही कारण थे। बहुत सारे अलग अलग, किसी भी एक उद्देश्य के लिए जब होता है तो होम होता है तो सभी अपनी अपनी आहुति डालते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भी उतने ही महत्वपूर्ण है जैसे गांधी जी है। ये हम लोग कोई नहीं कह सकते कि केवल गांधी जी के। सुभाष चंद्र बोस का भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण है। भगत सिंह जो एक अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन सभी चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो। लेकिन गांधी जी की एक प्रमुख भूमिका रही, वो एक सर्वमान्य
नेता के बतौर उभर करके आए जिनके एक इशारे पे पूरा देश टूट पड़ता है। पर इसी कारण से गांधी जी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी, जिसमें वो सबसे ज्यादा फेल किए। और मुझे जो लगता है, अगर मैं इस चर्चा के प्रमुख कारण पे वापस आता हूँ कि गांधी जी की हत्या क्यों हुई और ये सही था या गलत। गांधी जी की हत्या का कारण, पहले तो गांधी जी की हत्या के बाद उनके हत्या का कारण को सरकार ने कई दशक तक छुपाए रखा। सबसे बड़ा गलती ये था, क्योंकि अगर उसमें कुछ गलत होता, आज गोडसे टेररिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो आजादी है, हमें बचपन से और हमारे बच्चों को भी, एंड आई एम श्योर हमारे सीनियर्स जो भी आजादी के बाद स्कूल वगैरह गए, उनको यही बताया गया कि देश को आजाद गांधी जी ने कराया। अगर मैं इसको स्टेप वाइज, अगर सिस्टमेटिक वे से देखूं, तो आप बताइए कि 1947 से पहले गांधी जी के किस आंदोलन की इफेक्ट में फाइनली अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई अब आप बंद कीजिए इसको, हम देश आजाद कर रहे हैं। आपकी बात को मैं और तरीके से जहाँ साहब से ही पूछूंगा कि गांधी जी जब से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया, उनके प्रति अंग्रेजों का जो भाव था, जो एक्शंस थे अंग्रेजों के, इतने हार्ड नहीं थे। लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर जो एक तरह से गर्म दल के नेता थे, उनको, या वीर सावरकर थे, उनको काला पानी में डालना, इस तरह के एक्शन गांधी जी या उनके आसपास के लोगों पे दिखते नहीं है उस टाइम में। तो इस तरह को, इस बात को किस तरह से आप आंसर करना चाहेंगे? गांधी जी की मूल जो धारणा थी, जो विचारधारा थी, वो अहिंसा की थी। अहिंसा के पुजारी थे और उनका ये भी मानना था कि अहिंसा सबसे बड़ा अस्त्र है, मोरल एक करेज है, और सबसे ताकतवर आदमी होता है वही अहिंसा को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करता है, जो गांधी जी ने किया। क्योंकि वो जानते थे कि जब आप किसी हिंसा का सहारा लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसको एक आप कारण दे देते हैं, एक औचित्य उसको हो जाता है आपके खिलाफ कार्रवाई करने का। अगर आपका नैतिक बल इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना ज्यादा होता है कि आप उसके बदौलत अगर आप लड़ते हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे कोई भी, जितने आंदोलन उन्होंने किए, सब में उन्होंने हिंसा को और सच्चाई को, जो सत्य है, उसका सहारा हमेशा लिया। अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे दांडी यात्रा हो, कोई सी भी यात्रा हो, उन्होंने नियम भी तोड़े, ऐसा नहीं कि नियम नहीं तोड़े, लेकिन अहिंसक कभी नहीं। पर सर, अगर अंग्रेजों को वो एक तरह से डेंजरस लगते तो उनके अगेंस्ट उस तरह से एक्शन हो, उनको जेल में रखा गया, बहुत लंबे लंबे समय वो जेल में रहे। पर जिस तरह से वीर सावरकर जी को रखा गया, सावरकर जी, जब सावरकर जी या भगत सिंह या जितने भी गर्म धारा के लोग थे, उनके साथ है कि जब अगर आप अहिंसा करते हैं तो एक कानूनी अपराध हो जाता है, उस तरह आपराधिक, जब वो आपराधिक कृत्य आ जाता है। तो जब एक अपराध अगर आप कर रहे हैं, डिसोबीडियंस ऑफ स्टेट भी तो अपराध है, ये भी है। अगर आप लेकिन जो यही, लेकिन जेल में जैसा आपने कहा कि कैसे उनको फांसी की सजा हो गई, तो वो आप सब जानते हैं कि हम लोग जो क्रिमिनल ऑफेंसेज होते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरीज है। अगर आप नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो उसकी सजाएं छोटी। तो आप इस तरह से हम बोल सकते हैं कि गांधी जी के आंदोलन जो थे वो सॉफ्ट आंदोलन थे, और भगत सिंह और बाकी लोग जो गर्म दल के नेता थे उनका जो आंदोलन थोड़े एक्सट्रीमिज्म की कैटेगरी में चला जाता है। बट लेकिन उनका भी उद्देश्य अच्छा ही। लेकिन गांधी जी के 5-6 आंदोलन में किसी जगह पर भी वो आंदोलन इस बात पर आकर नहीं रुका कि हाँ अंग्रेज बैठ के बात करते हैं कि देश को आजाद। चलो, ये मुझे लगता है इतिहास का विषय है, इस पे हम कभी, इतिहास का विषय नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, इसीलिए ये अभी हुआ है और जो सब डॉक्यूमेंटेड है, सारे रिकॉर्ड्स में है, जितने गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए, सब इसी सब बात चर्चा में चलता। आज जय श्री राम का नारा बहुत पॉपुलर है, तो अगला प्रश्न मेरा इसी पे है कि गांधी जी श्री राम जी को पूजते थे, तो आज के संदर्भ में जय श्री राम और ये हे राम का जो नारा है कितना रेलेवेंट है, जो गांधी जी का ही नारा था? गांधी जी ने अंतिम शब्द उनके हे राम ही थे, और आज 30 जनवरी है,
हम सबको याद रखना चाहिए। कई बार हम लोग, आपने जैसा एक क्वेश्चन पूछा था कि वो बहुत ज़्यादा मुस्लिमों के पक्ष में मुस्लिम अपीजमेंट की बात की गई थी। गांधी जी के मुंह से अंतिम शब्द जब उन्हें 3 गोलियां लग जाएं और तब अगर उनके मुंह से हे राम निकलता है तो उनसे ज्यादा बड़ा हिंदू कौन हो सकता है, जब आपके अंतिम शब्द आपके मुंह से वो निकल रहा हो। गांधी जी उस राम राज्य की कल्पना करते थे जैसे कि रामायण में किया गया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहूँ नहीं व्यापा, और सब नर करें परस्पर प्रीति चले स्वधर्म सुरत निज सूत्र नीति, जिसमें अपने श्रुति के हिसाब से नियम के हिसाब से अपने आप चलता रहता है। उसमें कोई धर्म में कोई विभेद नहीं है, न जाति के हिसाब से न धर्म के हिसाब से, मानव के बीच में भेद नहीं है। गांधी जी हिंदू मुस्लिम की बात छोड़िए, गांधी जी सवर्ण दलित किसी के बीच में भेद नहीं करते, तो उनके लिए सारे लोग एक जैसे थे। तो जब सबको एक नजरिए से अगर आप पूरे दुनिया को देखते हैं तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, एक तरह से अभी आपने पहले भी ये आइडियलिज्म था। मैं मानता हूँ कि आइडियलिज्म था। आज की मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में आइडियलिज्म कितना पॉसिबल है, क्या मुझे दूसरी तरह से इस प्रश्न को पूछना चाहिए, लाना चाहिए सुदर्शन जी को इस डिस्कशन में, क्या आज रेलेवेंट है, ये प्रैक्टिकल है, ये जो गांधी जी का विचार है पूरी तरह से प्रैक्टिकल लगता है आपको? नहीं, गांधी जी जैसे मैंने शुरू में कहा था, गांधी जी के जो विचार उनके एक्शन बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी। सर ने जैसे कहा कि भाई वो राम राज्य लाना चाहते थे, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन ओपनली उनके वो भेदभाव दिख रहे थे। ओपनली वो भेदभाव दिख रहे थे, यहाँ तक कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चयन में भी वो भेदभाव बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट था। बिल्कुल, जिस आदमी को एक वोट नहीं मिला वो प्रधानमंत्री। मेरा अगला प्रश्न इसी पे था। आप पहले तो ये कहना कि उनके विचारधारा तो मैं बड़े बड़े विचारधारा मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन आप ग्राउंड पर क्या फॉलो कर आप रहे हैं? बोल सकते हैं कि उनका विचार ज्यादा थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकल नहीं है। गांधी जी का आइडियलिज्म के नजरिए से बहुत अच्छा है। आखिरी अनशन क्या था? गांधी जी का आखिरी अनशन किस विषय पर था? कलकत्ता में वो बैठे हुए थे हिंदुओं को शस्त्र छोड़ने के लिए, जहां पर दूसरी तरफ यहाँ पर लाखों करोड़ों वही आप एक गाल पे कोई थप्पड़ मारेगा, दूसरा गाल आगे कर दीजिए, वो सिद्धांत उनका सिर्फ हिंदुओं के लिए था जी। वो पाकिस्तान में भी उनकी उस समय उतनी ही मतलब ये था, प्रभाव था। पाकिस्तान जाके तो उन्होंने हिंदुओं के लिए बचाने की कोशिश नहीं की। ठीक ऐसा क्यों था कि जब देश जल रहा था, हिंदुओं को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, तब आप कलकत्ता जाके हिंदुओं को, मुसलमानों को बचाने के लिए सिर्फ आपने ये किया? या मुझे आप एक चीज का दे दीजिए, ये तो रिटन डॉक्यूमेंट है कि जब पार्टीशन के बाद हिंदू आके अलग अलग जगह पर शरण लिए थे, तो सर्दियों के रात में, आधी रात में, जब मुस्लिमों के लिए सारे धर्मशाला मंदिर खुले थे, उन्होंने सिर्फ मस्जिदों को हिंदुओं शरणार्थियों से क्यों करवाया, जिसके लिए वो अनशन पर बैठे थे? इस विषय पे मुझे लगता है कि अगला प्रश्न मेरा यही है कि गांधी जी पे नेपोटिज्म के बहुत इल्जाम लगते हैं। इल्जाम क्या लगना है? वो तो आपको देश के पहले प्रधानमंत्री के सिलेक्शन में ये तो डॉक्यूमेंटेड भी है, मुझे लगता है कि सरदार पटेल और नेहरू जी गांधी, देखिए, सरदार पटेल ने खुद ही नेहरू को अपना लीडर माना था। गांधी जी ने नेहरू जी ने इसमें मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में नंबर का गेम है। ये तो सच्चाई है कि जो वोटिंग है उसमें चाहे आप तो एक राजा के जैसा एक जजमेंट दे दिए कि नहीं ये वो, क्योंकि गांधी जी की इमेज लार्जर देन लाइफ थी और उनका कहना सब मानते थे, तो उसी को मुझे लगता है कि सरदार पटेल ने ये देखा, हो सकता है कि गांधी जी चाहते हैं नेहरू जी के लिए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया इन स्पाइट ऑफ दैट के गांधी जी ने देश का भविष्य देखा, गांधी जी ने समाज का भविष्य देखा, गांधी जी ने ये देखा कि चूंकि सरदार पटेल बहुत महत्वपूर्ण थे, इसमें कोई दो मत नहीं। और दोनों अगर आप देखें तो नेहरू जी और गांधी पटेल दोनों ने मिल करके सारे काम किए, उसके बाद भी, देश की स्वतंत्रता के बाद भी। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस जवाहरलाल नेहरू की उस समय सबसे ज्यादा थी। सर ये तो वो दिख रहा था कि उनका जीरो एक्सेप्टेंस था। हाँ, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जब 47 से पहले
जब वो इलेक्शन हुआ था उस समय जरूर नेहरू जी को कोई वोट नहीं आए थे, लेकिन उस समय सबने, जब ये 12-13 कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच की बात थी, कुछ लोगों का 18 लोगों की बात थी, जी लेकिन जो पूरे नेशनल लेवल पे उन्होंने ये देखा कि एक्सेप्टेंस नेहरू जी की शायद ज्यादा है, और उसके रीजन थे क्योंकि नेहरू जी उस समय के हिसाब से अगर आप देखें तो वो एक ना तो बहुत राइट ऑफ सेंटर, लेफ्ट ऑफ सेंटर और सेंटर के वो बीच के थे। उनकी जो बड़ी प्रगतिशील विचारधारा थी उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का समय था, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी देश को, और जो संभवतः उन्होंने नेहरू जी में देखा होगा, जो इस देश को आगे ले जा सके, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, किसी एक विचारधारा के ऊपर से देश नहीं चलता। लौह पुरुष का तो सम्मान पटेल को मिला हुआ था, हाँ, बिल्कुल सही जो है। स्ट्रॉन्ग थे। और strong थे। कहीं आपको ये नहीं लग रहा आपका ये जो पर्टिकुलर लॉजिक है ये गांधी जी के नेपोटिज्म को कवर अप करने के लिए? देखिए, ये नेपोटिज्म मैं नहीं कहूंगा। जब आप लीडर होते हो और जब आपको सिलेक्शन करना होता है, कोई भी सिलेक्शन आप करेंगे तो उसके ऊपर आलोचनाएं होंगी। कभी भी आज की डेट में कोई ऐसा तो सिलेक्शन सर जो डेमोक्रेटिक सिलेक्शन था उस सर, पर तो इसका नहीं एक पहलू तो ये आपने कह दिया। दूसरा, कई बार मुझे लगता है कि पर्सनल इक्वेशन और किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि नेहरू जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था गांधी जी का? ये तो हो सकता है, पर क्या ये नहीं हो सकता कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर था नेहरू जी के लिए, इसलिए उन्होंने चूज किया उनको, वो क्लोज थे उनके? देखिए, नेहरू जी को चूज किया या नहीं किया वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि नेहरू जी उसके बाद सभी चुनाव हुए, चुनाव में जीत करके प्रधानमंत्री बने। उस समय वो एक 47 में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था कि किसी एक व्यक्ति को बनाना था, लेकिन उनकी स्वीकार्यता पार्टी में थी, और यहाँ तक थी कि जब नेहरू जी के अंतिम स्टेज में तो ये हो गया था कि हु आफ्टर नेहरू। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक ऐसा विषय हो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। पर क्या आपको लगता है कि भारत का विभाजन का आधार ही ये था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मुझे लगता है कि जिन्ना जी को प्रधानमंत्री बनने देते तो भारत का गांधी जी ने विभाजन तो नहीं जिन्ना के लिए तो कहा ही था, उन्होंने तो ये ऑफर खुद ही दिया था लॉर्ड माउंटबेटन को कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन जिन्ना शायद उससे सहमत नहीं हुए, तो बाद में ये प्रस्ताव जो है विड्रॉ किया गया। गांधी जी किसी तरह विभाजन रोकना चाहते थे और वो इस स्तर तक चले गए थे कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने से देश का विभाजन रुक सकता है तो तो उसके इसमें लिए नेहरू जी सर, की भूमिका रही है। इसमें मैं थोड़ा सा मेरा इसमें मतभेद है कि इंडिया में सही मायने में उस समय गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे। आम लोगों में उनका स्थान बहुत ऊंचा था, मास फॉलोइंग बहुत ये था। और जब गांधी जी एक धोती, लाठी और बकरी लेके बरतानिया सरकार से लड़ सकते थे जिसका सूर्य कभी नहीं अस्ता था, तो फिर वो एक जिन्ना के प्रेशर में आके, जबकि गांधी जी का खुद कहना है कि देश का विभाजन मेरे चिता पर होगा, वो जिन्ना से नहीं लड़े और देश का विभाजन होने, ये आपको उनके विचारधारा, उनके देखिए, एक्शन इसमें में नहीं, आपकी contrast बात नहीं दिखता। नहीं, आपकी बात तो वहां तक सही है कि अल्टीमेटली शायद उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन गांधी जी कभी इसके फेवर में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने खुद ही सर, बहुत प्रयास थे वो। जब आप ऐसे पोजीशन में हैं कि पूरे नहीं रोक देश के पाए। लिए आप डिसीजन ले सकते हैं, पूरे देश को आप लेके आगे बढ़ सकते हैं, तो आप 1, 2, 4, 10 आदमी के प्रेशर में आ जाए, ये आपकी कमजोरी नहीं है। नहीं, उनकी और कमजोरी ये बहुत बड़ा कारण है जो मैं कहता हूँ कि गांधी जी का जिम्मेदारी इस देश के प्रति सबसे ज्यादा था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। वहां पर आप अपने पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को, अपने वीकनेस को देश का वीकनेस से नहीं क्वेश्चन, बनने दे ये सकते। सुदर्शन जी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि क्या गांधी जी की वजह से ही स्वतंत्रता आई, आजादी आई, तो सबने कहा कि अलग अलग बहुत सारी विचारधाराएं थी और सबने स्वतंत्रता के लिए काम किया। गांधी जी उनमें से एक सबसे प्रमुख नेता थे। वही हालत देश के पार्टीशन का भी है। हम गांधी जी को तत्काल ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि जो उतनी सारी विचारधाराएं थी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग बहुत सारे जो लाइन्स थे, स्ट्रीम्स थे, आप सबको लेकर के गांधी जी उस मायने में असफल हुए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि देश को एक नहीं रख पाए।
तो ये आप ये कह सकते हो। और इसी वजह से वो बहुत निराश भी थे जब जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ, गांधी जी ने कोई खुशी नहीं मनाई, कोई पटाखे नहीं छोड़े। गांधी जी उस दिन भी पश्चिम बंगाल में और नोआखली में वो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कर रहे थे, अनशन पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे। हिंदुओं को हथियार डाल जब भी मुस्लिम जहाँ पे मुस्लिमों के द्वारा मारा जा रहा था वहां भी गए थे, बंगाल में उस समय वहीं गए थे, नोआखली वगैरह में गए। हाँ, जब दिल्ली में वो आए थे, जहाँ पे लगा कि मुस्लिमों को लगा कि उनको ज्यादा खतरा है, तो फिर वो यहाँ से दिल्ली, वो मुझे लगता है पूरे भारत के और वो नहीं, एक और बात है कि वो पाकिस्तान भी जाना चाह रहे थे। उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। मैं यही लगा था आपसे, तो उनकी हत्या हो गई, उन्होंने पाकिस्तान जाने की बात करी। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। सर, मेरा आपसे ही प्रश्न रहेगा, कौन बड़ा राष्ट्रवादी है, गोडसे या गांधी? देखिए, अगर आप उन दोनों के बीच में मैं अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा गांधी सबसे बड़े राष्ट्रवादी। गोडसे की विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं गांधीज्म के खिलाफ थे, गांधीयन फिलॉसफी के खिलाफ थे, गांधी के जो विचारधारा के खिलाफ थे। गांधी जी को उन्होंने खुद गोडसे ने भी उनकी तारीफ की थी, उनकी तपस्या की, उनकी विचारधारा की तो नहीं, लेकिन जो एक संत की तरह जो और उनकी त्याग और तपस्या जो थी उसकी उन्होंने तारीफ की थी। उन्हें परेशानी थी गोडसे को गांधी जी के अपीजमेंट से, मुस्लिम अपीजमेंट, जिसके आरोप हमेशा गांधी जी पे लगते रहे। तो उस मायने में अगर आप देखें तो गांधी जी हिंसा के बिल्कुल ही खिलाफ थे, और गोडसे को उस समय ये लगा कि शायद गांधी जी अगर सरवाइव करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम के पक्ष में ज्यादा बोल रहे हैं। तो उन्होंने हिंसा का सहारा लेकर के उस व्यक्ति को खत्म कर दिया जो अहिंसा का इस केवल देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुजारी था और प्रवर्तक था, और जिसे पूरी दुनिया उसके बाद भी मानती है। बहुत ही एक विडंबना है इस देश की कि जिस गांधी को पूरा विश्व अहिंसा का पुजारी मानता है, उसके रास्ते पे कई सारे देश बाद में स्वतंत्र हुए या उसके चीज ली, वो कहीं ना कहीं हिंसा के बदौलत इसी देश में, इसी देशवासी के द्वारा हिंसा के कारण को परलोक सिधार गया। आपका इस विषय पे? देखिए, गांधी जी के हत्या के कारणों अगर हम देखें, सबसे बड़ा पहले तो वो कारण सही थे, वो इसी बात से हो जाता है कि सरकार ने उसे 50 साल तक बाहर रखा। इससे ज्यादा बड़ा एविडेंस देने की जरूरत नहीं। ये मेरा प्रश्न यही है कि मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या। देखिए, गोडसे को अगर गांधी जी को मारना पड़ा, जैसे सर ने कहा कि खुद उनके विचारधारा से भले प्रेरित ना हो लेकिन उनको बहुत हद तक मानते थे, पूछते थे। जो आदमी को आप बहुत ज्यादा मानते हैं, पूछते हैं, उनके आइडियोलॉजी की सराहना करते हैं, उनको मारना पड़ा तो कारण तो बड़ा ही हो। सबसे बड़ा कारण जो गोडसे के करीब करीब 600 पन्ने की स्टेटमेंट में, 6 घंटे तक चला स्टेटमेंट में आया, वो ये था कि माइनॉरिटी में भी एक स्पेसिफिक क्लास को प्लीज करने में उन्होंने बाकी कंट्री को के इंटरेस्ट को सप्रेस बहुत ज्यादा किया। लोग कहते हैं, सर ने भी कहा कि भैया हिंदू मुस्लिम दोनों को बराबर चलना, और इन्हीं फ्रीडम मूवमेंट आजादी के बाद भी वो चलता रहा। और अगर माइनॉरिटी को साथ में लेके चलना था तो क्या सिर्फ मुस्लिम ही माइनॉरिटी थे, और भी माइनॉरिटी क्लास थे, सिख भी माइनॉरिटी थे, जैन मुस्लिम थे, इन लोगों तो कभी नहीं, इवन क्रिश्चियन माइनॉरिटीज थे इंडिया में, तो कभी गांधी जी को इन लोगों का भला करते तो नहीं देखा गया। वाई वन स्पेसिफिक कम्युनिटी? और उसके भला करने में आप इस हद तक चले गए कि आपने 1:4 के वोटिंग राइट्स को भी प्रपोज कर दिया कि एक वोट मुस्लिम का विल बी इक्वल टू 4 वोट्स ऑफ हिंदूज। सो दिस वाज हम इसको स्लाइट इंक्लाइन नहीं, हेवीली इंक्लाइन टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, which eventually could have led to bigger disaster. सबसे बड़ा डिजास्टर तो ये हुआ कि पूरा का पूरा पार्टीशन, when it was based out of religion, then for the peaceful existence of both the countries. से जो अहिंसा, देखिए सर, अहिंसा का पर्दा लेके स्वदेशी पे विचार तो आज भी हमको मानना पड़ेगा। अहिंसा बोलने से नहीं होता है। आप अहिंसा बोल रहे हैं, लेकिन आपकी कर्मों की वजह से देश में ऐसा माहौल बन गया है कि हिंसा हो रही है,
तो आपके अहिंसा के विचार का क्या करना है? देखिए, इसमें मेरा थोड़ा सा मतांतर है। मैं ये मानता हूँ कि आप नैतिक रूप से हायर किसको मानते हैं। अंगुली माल, इस देश में तो हिस्ट्री रही है, अंगुली माल बुद्ध की हिस्ट्री रही है, राजा अशोक की हिस्ट्री रही है, बहुत ऐसी हिस्ट्री रही है जहाँ पे एक वायलेंस करके लोग हो सकता है सत्ता में भी आ गए, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली इतिहास है किसका? इतिहास किसका होता है? अहिंसा का होता है। इतिहास उसका होता है, हीरो हमेशा वो होता है जो सबको लेके चलता है। इस पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें अभी तक के इतिहास में, तो चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे जिसकी भी बात करें, टॉल्स्टॉय हो, आइंस्टाइन हो, सब किसने बात करी? किसकी बात करी? हिटलर हीरो कभी नहीं हो सकता, कोई ऐसे हीरो नहीं हो सकते। देश एक विभाजन की त्रासदी झेल रहा हो और एक मुस्लिम लीग, चाहे वो जिस कारण से भी हो, लेकिन मुस्लिम लीग ने पूरे एक वर्ग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया, जो देश के खिलाफ चला गया। उनको लगा, अभी भी अब पाकिस्तान में कई सारी आवाजें आती रहती हैं जनरल मुनीर के द्वारा कि आशिम मुनीर के जो हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। यही चीज मुस्लिम लीग का था, यही जिन्ना के द्वारा था उस समय। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे में क्या हिंदुओं को अगर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बहुसंख्यक हैं और आप बड़े नैतिक रूप से आप हायर प्लेन पे और इसको और पीछे ले जाइए ना सर, जब आवामी मुस्लिम लीग का ये कहता था कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते थे, देश का विभाजन हो रहा था, धर्म के नाम पर हो रहा था, तो क्यों आपने फुट डाउन किया कि नहीं यहाँ इंडिया में हिंदू मुस्लिम रहेंगे? गांधी जी ने और सर आपकी एक बात से मुझे बहुत ज्यादा मतलब आई डू नॉट एग्री कि हिटलर को कभी हीरो नहीं बोला जाता है। एक कहावत है अंग्रेजी में, as long as the lion is not able to ride, the hunter will be praised। ये कहा जाता है। इसी पे मेरा प्रश्न यही आ रहा था कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप अहिंसा की बात करते हैं और पोजीशन ऑफ वीकनेस से आप अहिंसा की बात करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही है। सो मुझे लगता है कि गांधी जी का जो अहिंसा का जो एक नारा था रेलेवेंट तो है, पर क्या वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करते थे या पोजीशन ऑफ वीकनेस से अहिंसा की बात करते थे? सर इसका जवाब बहुत छोटे में मैं देता हूँ सर। आप 30 से 40 साल के गांधी जी के अहिंसा के रीजन की बात कर रहे हैं। 400 साल तक मुस्लिम इन्वेडर्स से हिंदुस्तान को राजपूतों ने बचाया। क्या वो उस समय अहिंसा की बात करते तो ये देश वही रहता जो आज है? अच्छा सर, इवन भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि शांति के लिए हिंसा, तो सिर्फ और सिर्फ अहिंसा बोलने से आप महान इस पे तो झांसर भी है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी ने व्यक्तिगत हिंसा के बिल्कुल खिलाफ, उन्होंने थोड़ी कहा कि देश में आर्मी नहीं होनी चाहिए, देश में पुलिस नहीं होनी चाहिए, पर उन्होंने ये गांधी ने कभी कहा कि पुलिस नहीं, उन्होंने ये तो जरूर कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारिए तो दूसरा, ये उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत कहा। आपका आचरण अहिंसक होना चाहिए, व्यक्ति के स्तर पे, समूह के स्तर पे, समाज के स्तर पे। लेकिन जहाँ पे कानून व्यवस्था बनानी हो, अगर आपको देश में पुलिस की आवश्यकता है तो पुलिस तो होगी, और पुलिस का हाथ में डंडा भी होगा, पुलिस के हाथ में बंदूक भी होगा, आर्मी तो होगी। लेकिन ये उस इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि वो समाज में कहीं न कहीं कानून और व्यवस्था बना। तभी तो उनकी जरूरत ज्यादा थी कि अगर वो अहिंसा को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, देश में वो माहौल बनाते जहाँ पर हिंसा की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने तो ऐसा माहौल बना के छोड़ दिया कि चारों तरफ हिंसा ही। आप कह सकते हैं कि गांधी जी की विफलता थी, इसे स्वीकार करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गांधी जी उनके खिलाफ थे। दोनों में अंतर है। एक होता है कि आप असफल हो गया, एक होता है कि आप चाहते ही नहीं। ऐसा सुदर्शन जी जो बोल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे गांधी जी नहीं चाहते थे। पुराना लाइन वापस आ रहा है कि जब आप इतनी बड़ी बरतानिया सरकार से लड़ सकते थे, तो 2-4 मुट्ठी भर लोग देश से भी आप लड़ सकते थे, देश को सही जगह पर ले जाने के अपने लिए। घर के अंदर। हाँ, तो घर के अंदर आप नहीं लड़े और बाहर आप लड़े, और घर के अंदर ना लड़के देश का ज्यादा आपने, घर के अंदर भी वो लड़े लेकिन सफल नहीं हुए। मैं ये मानता हूँ कि सफल आपने लड़ने की कोशिश नहीं की। कोशिश मैंने कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि गांधी जी ने इस देश को जिस नैतिक स्तर से ऊपर रखा, आज अगर हिंदुस्तान अभी भी एक्शन उन्होंने अनैतिक कर दिया। मैं तो ये मानता हूँ कि आज हिंदुस्तान अभी भी, अगर आप आसपास के सभी देश जिसने एक धर्म की बात करी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, अगर और हिंदुस्तान को देखें तो इतने सालों के बाद भी हिंदुस्तान या भारत जो पूरे वर्ल्ड में एक स्तर पे बना हुआ है, उसका जो आधार था वो कहीं न कहीं गांधी। पर गांधी जी की हत्या, उसी विषय पे हम
फिर से आते हैं कि गांधी जी की हत्या जो गोडसे ने करी, उनका यही था कि मुस्लिम अपील। नहीं, उसमें क्या सिर्फ आज मुस्लिम अपीसमेंट नहीं आज था। के दिन में भाईचारा दोनों धर्मों में होना, क्या ये प्रैक्टिकल लगता है आपको? गांधी जी का जो विचार था उस टाइम ही प्रैक्टिकल नहीं था। सर, देखिए, मैं केवल काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। जी तो सर। मान लीजिए आज ये हम लोग हमेशा केवल हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि बाकी माइनॉरिटीज की बात नहीं करते हैं। क्या अगर हिंदू मुस्लिम मान लीजिए, अगर एक मिनट के लिए हम मान लीजिए सारे मुस्लिम दूसरी तरफ चले जाते, केवल हिंदू रह जाते, तो देश में कोई झगड़ा नहीं होता है क्या? झगड़ा मानव का स्वभाव है। वो कभी धर्म के नाम पे होगा, कभी जाति के नाम पे होगा, कभी भाषा के नाम पे, कभी रीजन के नाम पे, ये झगड़े होंगे। पर सर 5 झगड़ों हम में केवल एक बहुत बड़ा झगड़ा हाँ? 5 झगड़ों में एक जो उनका नाम आपने लिया, एक माइनस कर देंगे हम बहुत बड़ा झगड़ा, तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है हिंदुस्तान की। इस पाकिस्तान के अंदर झगड़ा नहीं हो रहा, सर, देखिए- सारे मुसलमान में झगड़ा नहीं हो रहा, बांग्लादेश में झगड़ा नहीं हो रहा, आपस में शिया सुन्नी में झगड़े नहीं हो रहे हैं। अगर एक ही कम्युनिटी में झगड़ा है, हिंदू के अंदर में कई बार जाति के आधार पे झगड़े नहीं हो रहे हैं। वो तो तो क्यों हम ये क्यों मानते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? तो मुझे तो लगता है कि देखिए सर, गोडसे साहब के हिसाब से जो एक मूल कारण जो इन्होंने बताया, मुस्लिम तुष्टीकरण, वही जाके आज इतना विकराल रूप ले लिया है। और इसमें सबसे ज्यादा गलती जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का है। मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ था। जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण में गांधी लगे थे, और गांधी के बाद अभी तक के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लगे, आज उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? मुस्लिम पॉपुलेशन तो काफी है, लेकिन उसमें एजुकेशन परसेंटेज कितना है? उसमें अच्छे जगह पर कार्य करने गांधी जी तो खुद ही बात करते थे ऐसा नहीं कि इस बात से मैं सहमत हूँ। हम्म, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो तुष्टीकरण मुस्लिम, ये इस हद तुष्टीकरण तक- आप भूल जाओ, इस लेकिन हद तक चला गया था कि आप घर में बैठिए, आपको खाना पहुंचा। ये इस बात से मैं सहमत ये हूँ कि देश को- मुस्लिमों में ये देश को अशिक्षा इन बर्बाद सबको कर कम रहा है। करना चाहिए। समाज सुधार की बात तो गांधी जी शुरू से ही करते और थे। जब तक आप दो वर्गों में डिफरेंस रखिएगा कि इनको ज्यादा मिलेगा, वो कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं होगा। देखिए अपीजमेंट, अगर आप अपीजमेंट वर्ड यूज करेंगे तुष्टीकरण का, तो मैं सहमत हूँ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने तुष्टीकरण की, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सर, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होकर के एक होकर सर, जब- खत्म होकर। जिस पार्टी के दबाव में, जिस फोर्स के दबाव में आपने देश को विभाजित होने दिया, जब उसी सुदर्शन जी, फोर्स आपकी बात से लगता है जैसे गांधी जी ने ही विभाजन करवा दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ गांधी जी ने विभाजन नहीं करवाया, सर एक मिनट आप कह रहे हो होने दिया। तो होने- गांधी सर, जी जब आप- गांधी जी सफल सर, नहीं हुए। सर, ये अपना- आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग कि व्हेन आप इस पोजीशन पे होते हो कि आपके आवाज पर 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ लोग सड़क पर आ जाते हैं, जब आपने देखा गांधी जी ने इतने सारे आंदोलन किए, उनके पीछे पूरा देश चल पड़ा, जब आप इस तरह के कमांडिंग पोजीशन में होते हो तो आप अपने आप को इस तरह से गिव अप नहीं कर सकते हो। आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। और गांधी के हत्या के पीछे भी सबसे बड़ा कारण ये गांधी कि आप जब इस पोजीशन में हैं कि आपको लेके पूरा देश देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, वहां पर आप देश छोड़ के किसी समुदाय खास या किसी व्यक्ति खास को आप ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तब आप अपने ड्यूटी से हट रहे हैं। और वो देश के लिए इवेंचुअली बहुत खराब होने वाला था। ये गोडसे की सोच थी, जिसके तहत उन्होंने इसी से गांधी जी की रिलेटेड मेरा हत्या की। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या, किसी की भी हत्या होना बहुत खराब अपराध है। अपराध है, पर क्या गांधी जी की हत्या करके देश ने बहुत बड़ा एक महात्मा जिसको हम बोलते हैं वो लूज कर दिया, नहीं। या उससे हिंदुस्तान को एज ए कंट्री कुछ गेन हुआ? आपका क्या इसमें? देखिए, गेन तो नहीं हो सकता है, बट हाँ, लॉस नहीं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस हुआ। अगर गांधी जी कुछ समय और सर्वाइव करते तो शायद इस देश में और अच्छी स्थिति हमें देखने को मिलती। सर, क्या स्थिति? गांधी जी की ही विचारधारा में तो गांधी जी उसके बाद ने- की सरकार चली। गांधी जी ने इस देश को सबसे ज्यादा समझा, इस धर्म के मर्म को समझा, समझ के क्या और किया? इस धर्म के मर्म को समझा। और यही कारण था कि इतने सारे देश जो 40s के बाद स्वतंत्र हुए, आप अगर चीन वगैरह को छोड़ दें, चीन तो पहले से स्वतंत्र था, लेकिन उसको छोड़ दें तो सभी देशों में केवल भारतवर्ष है क्योंकि एक बड़े नैतिक बल के साथ स्वतंत्र हुआ। ये देश हमेशा स्वाभिमानी रहा, अहिंसक रहा,
और जो एक नैतिकता इस देश में रही, इसने इस देश को सर नैतिकता, इसी पे मेरा प्रश्न है कि 1946 का नेवी म्यूटिनी को सर तो लोग भूल ही जा रहे हैं सर। वो इम्पोर्टेंट था, that was the final वो reason था for- इम्पोर्टेंट था, सुभाष चंद्र बोस का इम्पोर्टेंट था। इस देश की जो सभ्यता है, सारा जो सारांश इस है देश उसका, में तो पहले अहिंसा की सभ्यता रही Exactly. नहीं है सर। मैं ये बोलने वाला ये हूँ देश कि तो हमेशा लड़ के अपने अधिकार को लिया है और औरों को रोका है अपने अधिकारों का दमन होने से। एकमात्र यही देश है सुदर्शन जी जिसने किसी भी दूसरे देश पे कभी आक्रमण नहीं किया। नहीं बिल्कुल, किया। इसमें मैं सहमत हूँ। बहुत सही है। इसमें गांधी जी, आप अहिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो गांधी जी की अकेले देन नहीं है, वो हमारा जो एक हमारी ग्लोरी है, संस्कृति है। उसी को मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी ने उसको समझा, जी, गांधी जी ने इस देश को समझा कि यहाँ की जो एक सनातन की ही परंपरा, जिसकी बात आज भी हम कहते हैं, सनातन को शायद गांधी जी ने सबसे अच्छे से समझा कि हम इस देश में हम विश्व बंधुत्व की बात करते रहे हमेशा, और तब अगर हम केवल एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष की बात करते हैं तो हम जो हमारा मूल है जो विश्व बंधुत्व का, जो हमेशा हम लेके चलते हैं, हम लोग तो शांति मंत्र भी करते हैं तो हम पूरे पृथ्वी की शांति की बातें जी। करते हैं, ओम देव शांति, अंतरिक्ष के शांति की बातें करते हैं। वहां अगर हम किसी एक विशेष शांति की केवल बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम नैतिक रूप से नीचे आ जाएंगे। सर, और गांधी जी ये- वही ये- नैतिक रूप से ऊपर रखना मैं चाहते अगले हैं। प्रश्न पे आऊंगा। एक मिनट जी। ये तो फिर गांधी जी का अहिंसा का सारा बोझ एक ही खास वर्ग के लिए क्यों था सर? चौरी चौड़ा का इसीलिए एग्जाम्पल था मुझे क्योंकि elaborate हाँ, करना नहीं, नहीं है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि जब दो भाई होते हैं, एक भाई अगर कोई एक बड़ा भाई है जो घर में सबको लेके चलना चाहता है तो कई बार कुछ त्याग उसको करना पड़ता है। एक भाई अगर बिगड़ ही गया है बिल्कुल, तो सिर्फ वो बिगड़ा एक ही हुआ है जो सारी दूसरे चीजें भाई के गड़बड़ी लिए कर रहा है, त्याग कर सकता है, तो लेकिन वो अगर उसके आप उसके बाकी- माँ बाप अगर हैं, आप मान तीसरे, लीजिए चौथे, पेरेंट, पांचवें हमारे दो भाई बच्चे हैं, छोड़ दे। इसमें एक हमें लगता है कि कोई नियम कानून मानने को तैयार नहीं है, दूसरा है जो एक सबको लेके चल पर रहा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, आज के दिन में दो भाई क्या साथ में रहते हैं, ये कितना पॉसिबल है आज की लेकिन दो धर्मों की हम बात कर रहे हैं। नहीं, अगर इस संभव तरह नहीं से है, अगर मतलब क्या we are drawing a parallel, लेकिन क्या हम इससे हम एक जो हमारे जो आदर्श क्या होना चाहिए कि दोनों भाई साथ में आदर्श हैं। बिल्कुल ये अलग बात नहीं रह लेकिन पा रहे, सर, लेकिन अगर अभी- हमारा आदर्श ही नहीं होगा, वही लेकिन प्रैक्टिस सर नहीं है। आपने ही तो अभी बोला कि जब दूसरा भाई कोई नियम कानून मानने को तैयार नहीं है तो आप अपने घर में ऐसे पुत्र को छोड़ना चाहते हैं जो आपके बाकी भाई नहीं आप छोड़ेंगे उसको पुत्रों नहीं, के लिए आप उसको खतरा दूसरे पैदा कर दे। आप अंतिम समय तक आप दूसरे को मनाने का प्रयास करते हैं कि वो आ जाए, ये हो उसको आप ये थोड़ी कहेंगे कि अपीजमेंट हो गया, एक- कि जो बदमाश है उसके प्रति आप अपीजमेंट कर रहे हो। सर एक मिनट, जब आपको मालूम है कि वो नहीं मानने वाला है और उसने आपसे सुदर्शन जी की बात जबरदस्ती में भी आपने उसने point है, जबरदस्ती सबसे आपसे बंटवारा कर लिया, अपने लिए नया घर ले लिया है, तो फिर आप बोलिए ना भैया जब तुम अपना अलग घर ले लियो, इस घर के नियम कानून नहीं मान रहे हो तो जाओ अपने घर में रहो। लेकिन नहीं आप वहां भी अच्छा, रहिए, यहाँ भी रहिए। अब मैं आपको दूसरी चीज कहता हूँ, दो भाई हैं, एक भाई बिल्कुल लड़ने पर पार्टीशन के लिए तैयार बैठा है, लेकिन उसी के परिवार में हो सकता है उसके बच्चे हों, उसके रिश्तेदार हों, उसके अपने सर इसको कोलैटरल डैमेज बोलते हैं और ये चीज आपको पहले से संभालना अच्छा विषय में आते हैं फिर से। मुझे लगता है कि गांधी जी की इमेज जो थी एक लार्जर देन लाइफ की थी, ये तो हम सभी मानते हैं, उन पे कुछ व्यक्तिगत आक्षेप भी लगते हैं, तो क्या लार्जर देन लाइफ वाली इमेज के लिए ऐसे आक्षेप लगना, नेपोटिज्म की पहले हमने बात करी, या कुछ और व्यक्तिगत आक्षेप लगते हैं, क्या लार्जर देन लाइफ उनकी जो इमेज है वो हर्ट नहीं होती है उन व्यक्तिगत आक्षेपों देखिए से? दो एस्पेक्ट है इसका। अगर आप बता रहे हैं लार्जर देन लाइफ और व्यक्तिगत, ये एग्जाम्पल जैसे उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में क्या किया इससे लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी उनके एक्शन जो बाय लार्ज पूरे सोसाइटी या पूरे देश को असर कर रहा है, सिर्फ उससे मतलब। फॉर एग्जाम्पल जो छोटा सा ये था कि गांधी जी जब जेल में थे, उससे दूध गाय का बकरी का दूध पीते थे तो 100 या 200 रुपए महीने उस समय खर्चा होता था ये। या फिर वो देश का भ्रमण करते थे जब ट्रेन से, तो गांधी जी थर्ड क्लास में ही सिर्फ चलते थे, तो एक बॉगी अलग से थर्ड क्लास लगता था उनके लिए, जिसका खर्चा ओवरऑल मिला के फर्स्ट क्लास के टिकट से कहीं ज्यादा होता। तो ये आप इसको क्या बोले इसे? आपका इस विषय पे जो सुदर्शन जी ने विषय उठाए हैं, सुदर्शन जी सिंबॉलिक चीजों पे ज्यादा जा रहे हैं। कई बार सिंबोलिज्म भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
अब गांधी जी केवल धोती अगर पहनते थे, हाथ में एक धोती और हाथ में डंडे लेके चलते थे, और वो वहाँ इसमें केवल मैं एक आपको कहानी केवल कह सकता हूँ कि जब वो किंग जॉर्ज से मिलने जा रहे थे तो किसी ने कहा उनसे कि आप एक फकीर है, केवल धोती और हाथ में डंडे लेके आप कैसे बगैर कपड़े के आप जा रहे हैं उससे मिलने, तो कहीं से भी ये सही है? तो उन्होंने कहा है कि मेरे हिस्से का कपड़ा भी किंग जॉर्ज ने पहन रखा है, तो हम हमारे हिस्से का भी उन्होंने पहन रखा है। तो गांधी जी उस विचारधारा के थे। अब जहां तक आपने बताया कि अलग से सैलून लगाना या एक थर्ड क्लास का बोगी लगाना या उनको फकीर दिखने के ऊपर खर्च करना, ये आरोप भी कई बार लगे हैं, लेकिन गांधी जी की एक छवि बन गई थी पब्लिक के जनमानस में, और उस छवि को बनाना था। और कई बार जब आप नेतृत्व करते हैं तो आपको वो छवि बना के रखनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन अंत में हमें ये मानना चाहिए कि गांधी जी भी मनुष्य थे, कभी महामानव नहीं थे। गांधी भगवान नहीं थे, गांधी मनुष्य थे, उनमें भी त्रुटियां थी, और गांधी जी ने खुद ही इसे स्वीकारा है कि हमें भी त्रुटियां होंगी, हो सकती है। और यही तो सबसे बड़ी निशानी है किसी भी महापुरुष की, कि अगर वो ये बात को माने कि उसमें भी गलतियां हुई, उसने भी गलतियां करी, कई जगह वो विफल रहा। आज के दिन जब गांधी जी की हत्या के दिन, ऑलमोस्ट मुझे लगता है लगभग 78 साल हो गए गांधी जी की हत्या को, और आज के परिदृश्य में जनजी की बहुत बात होती है, तो जनजी के लिए कितना मैटर करता है गांधी जी का व्यक्तित्व और उनका जो एक विचार है अहिंसा का? क्या सच में मैटर करता है उनके लिए? देखिए, इस विषय में अहिंसा एक बड़ा ऐसा शब्द आ गया है जो लोगों के मन में उसके बारे में बड़ी भ्रांतियां आ गई हैं कि गांधी जी ने कहा एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये सब चीजें जो है, एक उसको बड़ी सतही ढंग से देखने का नजरिया है जो मुझे लग रहा है। गांधी जी का अहिंसा एक बड़ा विशाल एक बरगद की तरह है, जो हमें उसको उस नजरिए से और गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। अभी के विश्व में अगर आप देखें, गांधी जी का एक ही सिंपल सा कहना था कि अगर आप एक आंख के बदले एक दूसरी आंख लेंगे तो पूरा विश्व जो है वो अंधा हो जाएगा। अभी जो अमेरिका की, जो ट्रम्प की पॉलिसी आप देख रहे हैं, वो किस ओर ले जा रहा है? अगर हम केवल हिंसा करेंगे तो फिर अंत में रह क्या जाएगा? मैं तो चंबल का भी आईजी रहा हूँ ना, मैंने देखा है कि जब दो परिवार में एक छोटी से झगड़े शुरू होते हैं और खानदान दर खानदान एक दूसरे को मारते जाते हैं, हर खानदान में, हर फैमिली में पता चलता है कि 40-50 साल हो गए और दूसरे एक दूसरे का बदला लेने की भावनाएं रहती हैं और एक दूसरे का मर्डर करते चले जाते हैं। तो अगर आप में वो वेंजियंस आएगा, अगर आप में वो आएगा कि हमें केवल हर चीज में बदला लेना है, हर चीज में हमें हिंसा करना है, तो ये देश, वर्ल्ड कहाँ जाएगा, विश्व कहाँ जाएगा? तो हमें एक आदर्श रखना है। गांधी जी हो सकता है पूरी तरह आज की डेट में अगर आप उनको प्रैक्टिकल बात कहोगे तो शायद प्रैक्टिकल ना हो, जयंती को भी ये समझने की आवश्यकता है। आज धीरे धीरे हम लोग केवल अहिंसा की बातें करने लगे हैं। अगर हम केवल अहिंसा की बातें करने लगेंगे और सभी अहिंसक हो जाएंगे तो देश कहाँ जाएगा? अंत में एक कोई मोरल, हमें एक नैतिक आधार तो देश का और समाज के बचाने के लिए चाहिए। आखिर स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट क्यों बना? धर्म में शैतान और भगवान की परिकल्पना, सुर असुर की परिकल्पना क्यों हुई? दुर्योधन श्री कृष्ण के, ये अर्जुन की परिकल्पना क्यों हुई? राम रावण की परिकल्पना क्यों हुई? क्योंकि समाज में दोनों विद्यमान है, लेकिन राम एक आदर्श है। हमें राम नहीं बन सकते, लेकिन राम की तरफ जा तो सकते हैं। अगर राम एक आदर्श है तो उसकी तरफ हमें राम दिखता तो है दूर से, कि हमें उसकी तरह, हमें मर्यादा का पालन करना है। तो गांधी जी हो सकता है हम प्रैक्टिकल उतने ना हो, लेकिन गांधी जी एक आदर्श की एक बड़ी लंबी रेखा तो उन्होंने खींच दी कि इधर हमें जाना है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। फर्क या मतलब दिक्कत क्या है कि गांधी जी को राम के जैसा दिखाया जा रहा है, उनके आदर्श। गांधी जी वॉज अ प्योर पॉलिटिशियन। उनको मालूम था कि उनके मतलब जिसको कह सकते हैं एक तरह से उनके फॉलोअर्स ज्यादा रहे, इसलिए उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु तक को नहीं बचाया, विच वॉज वेरी इजी फॉर हिम टू डू। तो ही वॉज प्योर पॉलिटिशियन। जहां तक सर बोल रहे हैं, हाँ, एक एंडलेस अहिंसा will lead to a chaos in the entire social structure of the जेन globe. जी किस तरह से देखता है आप? जेन जी को हम कैसे दिखाते हैं वो, हम जेन जी को, गांधी को एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह दिखाते हैं, जैसे उनका पहले फादर ऑफ द नेशन, क्यों गांधी जी से पहले ये नेशन में ही था क्या? नहीं, हमारा उनको दिखाने का तरीका ही गलत। और जैसे सर बोलते हैं कि हाँ, ही फेल्ड इन दिस पॉइंट, ही फेल्ड इन दिस पॉइंट, उस पर डिस्कशन ही नहीं हुआ, मुझे लगता है। टेल देम हिज फेलियर्स एज वेल। यस,
when you want Gen Z to have any idea about Gandhi, you cannot afford to just show the shiny part of his character. उनके डार्क पार्ट को भी दिखाइए, उनके फेलियर्स को भी दिखाइए, and then let Gen Z decide कि वो Gen Z गांधी को कितना फॉलो करे। ये मैं सहमत हूँ, सुदर्शन जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि गांधी जी या किसी भी व्यक्ति को, केवल गांधी जी नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति को हमें बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए, जितनी उनके हर पक्ष की चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है तो सिर्फ ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसके बाद गांधी। ये मैं भी इससे सहमत हूँ कि हमें जब चर्चा हम करेंगे बहुत सारे विषयों पे तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो सर मेरा अगला प्रश्न जहाँ सर से रहेगा कि बार बार बात आती है गोडसे वाले टेररिस्ट जिसने गांधी जी को की हत्या की, तो ये स्टेटमेंट कितनी सही है कि गोडसे वाले टेररिस्ट में दोनों? देखिए 48 में टेररिज्म का कोई डेफिनेशन जो अभी का डेफिनेशन है वो नहीं था। अगर हम लीगली बिल्कुल देखें, क्योंकि मैं पुलिस अफसर भी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि टेररिस्ट उस मायने में नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट कोई भी घटना होती है तो पूरे जन सामान्य को आक्रांत करने के लिए, टेरराइज करने के लिए, भय का वातावरण व्याप्त करने के लिए किया जाता है। इस मायने में अगर आप देखें तो गांधी जी की हत्या एक निहायत व्यक्तिगत स्तर पे की गई थी और उनको लेकर के की गई थी, क्योंकि उनके विचारधारा से वो सहमत नहीं थे। ये पॉलिटिकल असैसिनेशन आप इसको कह सकते हैं। कानूनन ये अपराध था जिसकी सजा उन्हें मृत्यु दंड से मिली भी। तो अगर देखे जाए तो भारतीय दंड विधान के हिसाब से एक ये अपराध था जो जघन्य श्रेणी का अपराध था। लेकिन ये टेररिज्म इसको नहीं कहा जाएगा, पॉलिटिकल असैसिनेशन कहा जाएगा। टेररिज्म उस समय था भी नहीं। लेकिन गुडसे ने भी अगर अपने व्हाई आई किल्ड गांधी जो उन्होंने काफी लंबा अपना स्टेटमेंट दिया था, उसमें भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने गांधी जी की कई जगह पे तारीफ करी है, लेकिन वो उनको अपीजमेंट पॉलिसी को लेकर के उनके मन में हो गया था कि उन्होंने यहाँ तक शब्द इस्तेमाल किया था कि गांधी जी को तो फादर ऑफ पाकिस्तान कर देना चाहिए। तो वो बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पे अगर देखा जाए तो वो डर गए थे, उनको लग रहा था। जबकि गुडसे का अगर आप अल्टीमेट एम देखें तो ये था संभवतः कि वो भारत को के कहीं ना कहीं उनके मन में भी भारत की भावना थी, इससे कहीं इनकार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं था, गांधी जी से भी नहीं था। लेकिन उनको लगता था कि गांधी की वजह से, और जो संभवतः मुझे लगता है कि जो एक परसेप्शन बनता जा रहा था वो गलत बन गया था और उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। तो उस मायने में मैं उनको टेररिस्ट नहीं मानूंगा बिल्कुल, लेकिन हाँ अपराधी तो थे जिसके साथ। दर्शन जी, आप इस स्टेटमेंट को कितना सही मानते हैं कि गोडसे वाले टेररिस्ट, क्या ये सही है इस तरह से बोलना? और जो लोग इस स्टेटमेंट को जारी करते हैं, बोलते हैं, वो कितने सही हैं और क्यों करते हैं? देखिए, एक जज और एक मुजरिम में जो किसी की हत्या करता है और जज जो फांसी की सजा दे, दोनों में एक ही डिफरेंस होता है और वो होता है इंटेंशन। आप किसी को मारते हैं अपनी दुश्मनी की वजह से, अपने द्वेष या किसी आपका इंटेंशन, और एक जज जो है समाज से ऐसे लोगों को दूर रखने के लिए उसे फांसी की सजा। हत्या तो दोनों ही करते हैं, डिफरेंस इंटेंशन। वही चीज यहाँ भी रहा। गोडसे के जो व्हाई आई किल्ड गांधी का अगर आप सारांश देखें, सिर्फ एक चीज निकल गया कि जिस तरह से गांधी जी एक अपीजमेंट को लेके एक समुदाय विशेष को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे और जिस तरह से उसको बढ़ावा दे रहे थे, गोडसे को ये डर था कि 20-25 साल बाद जाके इस देश का फिर एक और विभाजन होगा उन्हीं नीतियों की वजह से, और उसके बाद ये देश बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और उनका इंटेंशन अल्टीमेटली था फॉर दी कीपिंग द कंट्री एज वन। तो अगर आप अपराध का कारण देखें तो वो क्या था? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। यू कैन नॉट कॉल इट टेररिज्म बाय एनी मींस। मेरा प्रश्न यही नेक्स्ट जो यही है कि आज़ादी के लगभग 75 ईयर्स ज़्यादा हो गया, तो क्या आज भी जो गांधी जी की हत्या के कारण थे, चाहे वो गोडसे के कारण हो या एक तरह से इंडिपेंडेंट कारण थे, आज भी उसके लिए हमें सोचना पड़ता है? क्या दूसरे शब्दों में कहूँ, क्या सही कारण जो गांधी जी की हत्या के रहे, चाहे वो गोडसे के हो, रियल कारण हो,
वो हमसे छुपे हुए हैं, आज भी उन पे डिस्कशन नहीं हो पाई, वो बाहर नहीं आ पाए। क्या आपको लगता है? मैं तो यही कहूंगा कि गांधी जी की हत्या कर देने से जिस चीज की परिकल्पना गांधी जी करते थे उस समय, और हमें जो कई बार लगता है कि शायद इस देश में हम गुडसे के बारे में भी जो ये सब सारे इश्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मोरल आधार, जो नैतिक आधार जो दूसरे पक्ष का था, जो हिंदू पक्ष का था, वो मेरे हिसाब से कमजोर हो गया। आज मुझे लगता है कि अगर गांधी जी की हत्या नहीं की जाती तो ये देश मोरल और नैतिक रूप से बहुत ऊपर रहता, और जो एक मुस्लिम अपीजमेंट, या कई बार आप जो मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज के साथ जो बहुत सारी दूसरी चीजें देखते हैं, जो पूरे विश्व में कई बार जो इस्लामिक टेररिज्म की बातें की जा रही हैं, वो तो सत्य है, उसे भी हमें नकारना नहीं चाहिए। जो सही है वो भी सही है। जो ISIS ने जो नंगा नाच खेला, या जो हमास ने किया इजराइल में, ये सब नंगा नाचा हम सब की आंखें खोलने के लिए बहुत आवश्यक है ये सब जानना। लेकिन हमें अभी भी लगता है कि अगर वो एक्ट नहीं हुआ होता, अगर वो घटना नहीं हुई होती, तो जो एक हिंदू पक्ष था, जो उनका नैतिक स्तर इतना बड़ा होता कि जो दूसरे पे उसका असर पड़ता। और गांधी जी इसी पे विश्वास करते थे कि आप अपना नैतिक बल इतना ऊपर कर लो कि सामने जो आपका अपोनेंट है वो आपके उससे परास्त हो जाए। उसके अगर आप हिंसा करते हो तो उसको एक कारण मिल जाता है प्रतिकार करने का। आप हिंसा नहीं करते हो। एक छोटा सा एग्जांपल है, कश्मीर में सबसे पावरफुल लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले कश्मीरी पर गए, एक रात में भेज आप एक ऐसे समाज, एक ऐसी चीज की आप कल्पना कि अगर वो रहते तो हम होते सब मौके भी क्या करते न दस्त बन गया होता। यही मुझे लगता है कि जो गांधी जी की हत्या के कारण आज ये विपक्ष ये डॉक्यूमेंट को जब डिक्लासिफाई करके जब इसको लाया गया पब्लिक डोमेन, तो एक भी विपक्ष, स्पेसिफिकली कांग्रेस या इतिहासकार, इसको डिनाई नहीं किया। जिस इवेंट्स को डेट वाइज गोडसे ने अपने स्टेटमेंट्स में कोट, और कितना समय लग गया उन डॉक्यूमेंट्स को बाहर, ये भी जब तक कांग्रेस, प्राइमरी कांग्रेस का राज रहा, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे थे बात, क्योंकि दैट वाज अ वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। आप बताइए, दिल्ली का जामा मस्जिद को सरकारी खर्चे पर बनाया गया, लेकिन वहीं जब सोमनाथ के रिकॉर्डेशन का बात हुआ तो वो डिनाइड था। जी जी जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड से सर। तो आज इसमें पंकज जी के मैं ये ऐड करूंगा, कई बार गांधी को हम बड़े छोटे नजरिए से देखते हैं। एक एस्पेक्ट की बात केवल मुस्लिम अपीजमेंट या मुस्लिम एंगल से ही संभवतः उसको गांधी जी को देखते हैं। गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन था वो केवल एक समूह, धन विशेष का समूह तक सीमित नहीं था, पंथ विशेष समूह तक सीमित नहीं था। गांधी जी के आप आर्थिक नीतियों को देखें, आज हम स्टार्टअप्स की और सेल्फ सस्टेनेंस की बातें कर रहे हैं, हम लोग स्वदेशी की बातें कर रहे हैं, सब गांधी जी ने किया हुआ है। और उसको उन्होंने अपनाया, चरखा एक सिंबल था उस समय, जो संभवतः हमने उसको और आगे नहीं बढ़ा पाए। अदरवाइज आज जो डिपेंडेंस के बाद दूसरी चीजों पे, हमारे दूसरे देशों पे हो जाता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी अगर इंडिया अभी भी सस्टेन करता रहता है बहुत सारी चीजों में, ठीक है। अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भी आने के जस्ट बाद सारे स्टार्टअप इंडिया, ये सब मेक इन इंडिया, अगर आप रेलेवेंस देते हैं तो आप प्लीज इसको जस्टिफाई कीजिए। जब इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद और इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो चिमराजे जी ने एक्शन करके वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए, जिससे वो वेपन्स खरीदे। मुझे लगता है वो सर वही भाइयों वाली, दो भाई नहीं, उसमें था कि 55 करोड़ का कमिटमेंट नहीं, सर पाकिस्तान का जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसमें एक कमिटमेंट था शायद 75 या 80 करोड़ का, 80 करोड़ का कमिटमेंट था, जिसमें 25 जा चुका था, 55 और देना था। वो 25 जाने के बाद उससे हथियार खरीद करके पाकिस्तान ने वापस हम पर हमला किया, हमारे टेरिटरी में घुसा है। तब आपको 55 करोड़ देने का कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं था, ना मॉरल, ना आपको एथिकल किसी तरह का। फिर भी आप जिद करके अपना फुट डाउन करके वो पैसे दिलवाए कि आओ हम पर हमला करो। सर इसको आप कैसे जस्टिफाई? जो हमारे, ये मेरा सवाल है संजय सर से। मेरा ये है कि जब गांधी जी थे, जब उनकी डेथ हुई उस समय तक जो कश्मीर वाला इशू उसके बाद आया, 48 में आया है।
गांधी जी ने ये देखिए, गांधी जी का जो, अगर आप उनको देखें पूरे इंटायरिटी में अगर देखें तो एक कमिटमेंट, ये हमारा हमेशा सिद्धांत रहा है कि अगर हमने एक बार वचन दे दिया तो वचन का पालन करना हमारा धर्म रहा। गीता में भी वही था, सब सर, जगह। वचन तो आपने भी- इनफैक्ट तो जो सर, राजपूत वचन सब तो थे, आपने यहाँ भी दिया था कि पाकिस्तान हमारे लाश को बनेगा, तो पाकिस्तान अंत जब तक बनता था तो आपने आत्मदान क्यों अंत नहीं तक किया? उन्होंने सहमत नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं सर, जब वचन की ही बात है तो पाकिस्तान जब बन रहा था तो आपने आत्मदान मुझे क्यों नहीं लगता है कि किया? हम इस हाँ, ये सही है कि गांधी जी पाकिस्तान के मामले में, अगर आप कहें विभाजन के मामले में, तो जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ, विफल रहे। और उसका एक कारण रहा कि गांधी जी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में भी, जिस पार्टी को उन्होंने बनाया था, जिसमें उनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा, कांग्रेस ने भी एक सब ने मिल करके कहा कि हाँ, दोनों अलग हो रहे थे उस समय। वो पाकिस्तान की सहमति पार्टी ने भी दे दी, तो वो निराश हो गए थे और निराशा में वो चले गए थे बंगाल, जब वहां पे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे। तो गांधी जी ने कभी भी विभाजन को स्वीकार नहीं किया। हाँ, वो चुपचाप तटस्थ होकर के देखते रहे, जब क्योंकि आत्मा से देखते। आपने अपने लेकिन हाँ, ये मैं आपसे सहमत हूँ आप कि- अपने हार को स्वीकार कर रहे थे, तो आप जान रहे थे कि हाँ, मैंने मेरा दिया हुआ जबान, इस देश को किया हुआ प्रॉमिस मैंने फुलफिल नहीं किया। तो देश के किया हुआ प्रॉमिस आप फुलफिल इसमें नहीं मैं करने पर सुदर्शन आप जी की पीछे एक बात से जरूर मैं सहमत रहूंगा कि गांधी जी की अपेक्षा क्या होता है कि जब आपकी जिससे अपेक्षा होती है, आपको लगता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। गांधी जी को लगता था कि शायद जो कांग्रेस लीडरशिप है, और अगर आप उसको और बिल्कुल क्लियरली देखना चाहते हैं, जो हिंदू लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं उनकी बात मान लेगा। उनको मुस्लिम जो लीडरशिप उस समय था, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, उस पर भरोसा नहीं। उन्हें लग रहा था कि जहाँ पे हमें बड़प्पन दिखाना चाहिए, लाल हार्टेडनेस दिखाना चाहिए, तो हमें जरूर दिखाना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज जाए कि जो हिंदू है वो लाल हार्टेड। even at the cost of the lives of Indian soldiers and being population. वो पैसे उन्होंने दिए, that was actually costing life. ये तो क्या, वो तो बात का इफेक्ट होता है। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इस पैसे सर, से जब लड़ाई चल रही है उसके बीच में आप, ये तो अच्छा है ऐसा कि एक कमिटमेंट था जो चूंकि सर, पूरे रशिया दुनिया के आज की सामने, डेट में अगर यूक्रेन को पैसा देगा तो क्या यूक्रेन देखिए, अगर वहां से यूनिवर्सिटी अगर- बनाएगा, उससे तो अगर- वेपन ही कर देगा सर। अगर 47 में जब देश नया स्वतंत्र हुआ, तो एक मैसेज पूरी दुनिया में ये नहीं जाना चाहिए था कि हिंदुस्तान ने कमिट किया था, भारत ने कमिट किया था पैसे देने का, और वो रोक लिया। सर, तो शायद somehow उसने I भी- find it- गांधी जी का मुझे लगता है कि जो विचार था, मेरे विचार से वो बार बार बात आ रही है कि आइडियलिज्म पे आधारित ये मैं समझ, और जो 55 करोड़ की बात है, अगर जी। आप प्रैक्टिकल देखें तो शायद सही नहीं डिसीजन था ये, बिल्कुल सही। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो ये लगेगा कि पाकिस्तान के लिए सर, अब कुछ किसी भी भी करना समय के परिवेश में देखिए, अगर दो देश में लड़ाई चल रहा है तो एक देश अगर दूसरे देश को पैसा देना, वो अगर लिखा भी था, कमिटमेंट लिखा तो नहीं देना था ना। शाह साहब का जो पॉइंट है, अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, बट जैसे सुदर्शन जी का व्यू पॉइंट है कि ऐसा कैसा पुजारी के इतने करोड़ लोगों की हत्या सामने होते हुए देख लिया। नहीं, उसमें भी उनके ही एक्शन की वजह से इतने मौत का ये मैं नहीं ये मानता। बनता है। ये मैं नहीं मानता कि उनकी वजह से, That's it. ये आप कह सकते हैं कि उनके समय में हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि शायद वो आप एकदम सही बोल रहे हैं, उनके समय में हुआ, ऐसे समय में जब वो देश के नंबर 1 जब हीरो एक तरफ सुदर्शन जी कहते हैं कि उनकी वजह से आजादी नहीं मिली, बाकी सभी थे, तो वहां पे तो गांधी जी को एक कॉमन लीडरशिप का पार्ट मानते हैं। लेकिन जब हिंसाएं हुई तो गांधी जी रिस्पॉन्सिबल थे। दोनों सर, चीजें कैसे हो सकती हैं? मैंने साथ में ये भी बोला कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग उन्हीं का था। आजादी का कारण हिंदुस्तान में चलाने कोई भी आंदोलन नहीं था, सिर्फ लास्ट नेल इन द कॉफिन जो नेवल म्यूटिनी 1946 में हुआ था। लेकिन किसी भी नेता द्वारा या किसी भी पॉलिटिशियन के द्वारा चलाए गए किसी भी आंदोलन का नतीजा हमारे देश का आजादी नहीं है। चलिए, लेकिन ये तो आप मास ये फॉलोइंग सबसे ज्यादा लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि जो गांधी जी थे, तो एक मुस्लिम लीग या उनके सपोर्टर्स थे, जो बहुत बड़े पॉपुलेशन उनकी भी थी पाकिस्तान में, और जो बांग्लादेश में थे, वो उनके मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स थे। कहीं ना कहीं गांधी जी उनको समझाने में सफल नहीं हुए, ये हम सबको मानना ये चाहिए। विषय वही है कि गांधी जी का जो विचार था, रेलेवेंस कहीं ना कहीं उसकी अपेक्षाएं हिंदुओं से और कांग्रेस से बहुत ज्यादा थी।
उसमें कोई दो मत नहीं। और तीसरे स्टेक होल्डर से कम थी उसकी अपेक्षा यहाँ। उनकी अपेक्षा कम थी, उन्हें लग रहा था कि उनकी बात नहीं, जो उनको majority- वो हिंदू, चूंकि मुस्लिम लीग ने इनको हिंदुओं का नेता मान लिया था, तो उनके दिमाग में जम गया था कि मैं अगर कुछ भी ऐसा बोलूंगा तो ये मान लिया जाएगा कि मैं उनके पक्ष में बोलूं। ये मुझे लगता उनके साथ विडम्बना, गांधी के साथ सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि हिंदू उनको मुस्लिम मानते हैं, मुस्लिम उनको हिंदू मानते हैं। तो उस आदमी की अगर करनी और करनी में फर्क होगा तो यही होगा। ये मुझे लगता है कि आज इस विषय पे काफी लंबी डिस्कशन हमने की है और बहुत बहुत धन्यवाद झा सर और सुदर्शन सर का कि आपने इस विषय पे अपने विचार रखे। और यही अंत में हम लोग मुझे लगता है कि मानना चाहिए कि गांधी जी का विचार रेलेवेंट जरूर है, प्रैक्टिकल शायद उस हद तक नहीं है आज के दिन। और मुझे लगता है कि अहिंसा जो है अहिंसा जो है एक स्ट्रेंथ की तरफ से, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अहिंसा की का नारा देना बहुत अच्छा है, बट पोजीशन ऑफ वीकनेस से अहिंसा का नारा देना बहुत रेलेवेंट नहीं है। धन्यवाद। इसमें रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता भी है, क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गंगर, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत कर दो। जी जी थे उसी को, ये आपकी बात सही है। जी। तो धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।